ठंड का एहसास होना शुरू हो गया हो, लेकिन गुजरात में चुनाव ने माहौल को गर्म कर रखा है। और इसी गर्म माहौल में भी सबसे ज्यादा गर्मी अगर कोई बढ़ा रहा है तो वो है एम फैक्टर, यानी मुस्लिम फैक्टर। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी उन्हीं वोटों के सहारे गुजरात में ताल ठोक रहे हैं। वो गुजरात में कहीं भी जाते हैं तो अपने अलावा दूसरी हर सियासी पार्टी को मुस्लिमों का दुश्मन करार देते हैं। और इस निशानेबाजी में उनके निशाने पर सबसे ज्यादा आगे है कांग्रेस पार्टी, जिन्हें गुजरात में मुस्लिम वोटर्स का एक बड़ा चंक मिलता है, मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा मिलता है। इसीलिए उनके निशाने पर शायद कांग्रेस पार्टी आती है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि जिस तरह के हाल है 2024 के चुनाव में कांग्रेस को 24 सीटें ही मिलेंगी। तो दूसरी तरफ उनके निशाने पर अरविंद केजरीवाल भी हैं, जिनके पाले में असदुद्दीन ओवैसी को लगता है कि मुस्लिम वोट जा सकता है। और इन सब के बीच वो बीजेपी का भी डर दिखाना नहीं भूलते। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या विकास के आगे गुजरात में एम फैक्टर भारी पड़ने वाला है, या फिर कर्म के आगे धर्म की राजनीति ही हावी होने वाली है? ये वो सवाल है। इन्हीं पर ठोकेंगे ताल। के खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए आप। ये कांग्रेस पार्टी से अब कुछ नहीं होने वाला है। ये कांग्रेस पार्टी आप देखना 2024 में इनके खाली 24 एमपी आएंगे। ओवैसी वही स्क्रिप्ट पढ़ता है जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से उसको मिलती है। याद रखो, कांग्रेस पार्टी अभी बापू नगर का पिक्चर बाकी है। तुमने जो बिकता था उसको खरीद लिया। मैं बिकने वाला नहीं हूं। जब मोदी जी और अमित शाह से इंस्ट्रक्शन मिलता है कि पोलराइज करो, वोटों को डिवाइड करो, वहां पर ये चुनाव में उतर जाते हैं। हम कांग्रेस के बातों में आएंगे। अब 27 साल से आपने भाजपा से मिलकर भाजपा को कामयाब किया। अब क्योंकि एक नई शुरुआत मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन कर रही है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी और भाजपा को तकलीफ हो चुकी है। हमने तो किसी की जाति धर्म संप्रदाय नहीं पूछा। हमने तो गरीब और जरूरतमंद को उसका हक दिया है। और ये मोदी सरकार है जो सबका साथ सबका विकास के साथ गरीब को हक देने का काम मात्र बचाई सके तो मुस्लिम पार्टी बचाई सके करे छे, तमारी रखेवाड़ी करे छे, तमारी रक्षा करे छे। भाजपा सीएम ऑफिस में मेरा वीडियो एडिट किया हुआ है। 3 साल पुराना वीडियो है। ये मैं जिला पंचायत के जो चुनाव था तभी ये वीडियो हुआ था। ये कांग्रेस का गुरूर है। वो कभी भी आपको ताकतवर नहीं देखना चाहते। अच्छा बताओ, कहां अहमद पटेल के बेटा और बेटी कांग्रेस में हैं? खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए श्रद्धा राजपूत हैं, हमारे साथ निशांत रावल कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और दीक्षित सोनी हमारे एडिटर हैं जी गुजरात के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल तो निशांत रावल जी आप ही से है, क्योंकि एक वीडियो को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं, आपके प्रत्याशी तो यही कह रहे हैं कि ये वीडियो पुराना है, और साथ ही अभी आपने सुना ये सवाल पूछ रहे थे असदुद्दीन ओवैसी। वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो कभी चाहती ही नहीं कि मुसलमान आगे बढ़े। देखिए अदिति, आपने जो बात की वो मुद्दों की बात की। आपने बोली कि गुजरात में जो चुनाव है वो कौन से फैक्टर पे लड़ा जाएगा। गुजरात का चुनाव महंगाई के फैक्टर पे लड़ा जाएगा। गुजरात का चुनाव भ्रष्टाचार के फैक्टर पे, बेरोजगारी के फैक्टर पे, कुपोषण के फैक्टर पे, घूमते फिरते पशुओं की वजह से जो यहाँ पे मध्यम वर्ग और गरीब लोगों की तो जान जाती है। लोग काम धंधा करने के लिए अपने घर से बाहर डर डर के निकलते हैं कि भाई बीजेपी के शासन में जो रोड रास्ते खड्डे बने उसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। यहाँ पे आप देखिए तो घूमते फिरते पशुओं की वजह से लोगों की आंख फूट जाती है। ऐसे असंख्य मुद्दों के ऊपर आज 30 से ज्यादा वर्ग जब आंदोलन के मार्ग पे है,
आंगनवाड़ी की बहनें जब आंदोलन के मार्ग पे है, यहाँ का किसान आंदोलन के मार्ग पे है, तो वही मुद्दों पे गुजरात का चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी भारत देश की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी बिन सांप्रदायिक पार्टी है। हम सभी वर्गों को साथ में लेके चलते हैं। आपका जो सवाल है ओवैसी भाई, वो एक्चुअली आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है और ओवैसी भाई यहाँ की सी टीम है, जिनका गुजरात में एक भी विधायक नहीं है, दूर दूर तक गुजरात में कोई संगठन नहीं है, दूर दूर तक बूथ मैनेजमेंट में एक कार्यकर्ता नहीं है। वो गुजरात चुनाव में आके किसी भी संप्रदाय के वोट लेने की जब बात करते हो तो वो संप्रदाय उनके ऊपर हंसता है। ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि इलेक्शन का माहौल है, ऐसी कई पार्टियां होती हैं जो वोट का ध्रुवीकरण डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गुजरात में आती है। ऐसा पहले भी हुआ है, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ दीदी। गुजरात में पहले गुजरात परिवर्तन पार्टी केशुभाई पटेल ने बनाई थी, वो भी चुनाव लड़े थे, कभी भी वोट शेयर नहीं गया। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए श्रद्धा राजपूत, आप असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आए। मुझे ये समझ में नहीं आया अदिति जी कि पिछले 27 साल से सिरे से पूरी तरह से नकार दिया है गुजरात की जनता जनार्दन ने कांग्रेस को। तब असदुद्दीन ओवैसी थे या नहीं थे, ये आप उनसे पहले पूछ लीजिए। कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, कांग्रेस के पास वो गुजरात के लिए क्या करेगी उसका कोई रोड मैप नहीं है। और तुष्टीकरण की, अपीजमेंट की राजनीति की हो तो वो कांग्रेस ने किया। आपने चंदन जी ठाकुर का जो अभी ऑडियो सुना है उसको अगर आप ट्रांसलेट हिंदी में कहिए तो वो अच्छी तरह से लोगों को बरगला रहे हैं कि अगर आपने, यानी कि मुसलमानों ने अगर वोट नहीं दिया क्योंकि हम आएंगे तो एनआरसी, यूसीसी और ट्रिपल तलाक सब कुछ खत्म कर दे, ये सारी बात उन्होंने की है। तो मुसलमान भाइयों बहनों को डरा के, धमका के, बरगला के, अपीजमेंट की, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना नहीं चाहती। उन्हें शोषित और वंचित रख के मुझे शर्म आती है कि उन्हें वोट बैंक समझ के उनका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए गुजरात की जनता जनार्दन ने नकार दिया है। पिछले 27 साल से ओवैसी की पार्टी नहीं थी, तो राहुल जी बताए कि क्या फैक्टर रहा है। खुद उनके पास, कांग्रेस के पास कोई रोड मैप गुजरात की जनता जनार्दन के लिए नहीं है। 2022 में भी माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल बनने जा रहे हैं गुजरात भारतीय जनता पार्टी की ओर से। कांग्रेस विपक्ष में बैठने की तैयारी कर ले। आया मायम का पक्ष रखने के लिए। वारिस पठान, अभी आपने सुना या नहीं सुना? निशांत रावल ये कह रहे थे कि आपको तो सी टीम बता रहे थे, वो कह रहे थे आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, आप सी टीम है। और साथ ही वो ये कह रहे थे आपका तो कोई संगठन नहीं है, आपकी कोई लीडरशिप नहीं है, आप गुजरात इलेक्शंस में आपका क्या काम है? आदित्य, सही बात है, मैंने सुना नहीं इनकी बात, लेकिन मैं बताना चाहूंगा बिल्कुल गुजरात का चुनाव आ रहा है और जिस तरह से मुख्तलिफ सियासत पार्टियां चुनाव में, इस तरह हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये टीम, बी टीम, जेड टीम, हमको कुछ भी पता तो कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को इस बात से। कौन बी टीम है सबको पता है। इतने सालों से भाजपा सरकार सत्ता में 27 साल हो गए, जीतती जा रही है। वोट तो लोगों ने कांग्रेस को दिया था, कांग्रेस में ताकत नहीं थी हराने की भाजपा को। अब हम लड़ रहे हैं, हम ऑप्शन की तरफ से जा रहे हैं वहां पे, तो इनके पेटों में दर्द हो जाता है, इनको तकलीफ हो जाती है। तो क्या किया जाए इसका? अब देखिए, इनको चुनाव आया तो मुसलमान याद आ गए। 1984 से लेके आदित्य जी आज तक मुझे बताइए कोई मुसलमान एमपी है क्या वहां? एक भी मुस्लिम एमपी नहीं आया गुजरात में। हाँ, एक अहमद पटेल साहब थे, उसके बाद तो वहां पे कोई नेता भी नहीं इनको चाहते आने का, किसी को एम्पावरमेंट भी नहीं करना चाहते। हम जा रहे हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने। अब इनको याद आ रहा है मुसलमान, क्योंकि मुसलमान के 90% वोट तो चाहिए, मगर उनके लिए करना कुछ नहीं है आदित्य जी ये लोगों को। बात नंबर 2, आज ही इन्हीं के एक नेता ने कहा कि हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के बिना नहीं हो सकता, मुसलमान के मसीहा है, मुसलमानों का काम करने में मानते हैं। मैं पूछना चाहूंगा भाई साहब, बिल्किस बानो एक मुसलमानी महिला थी ना, उसके बलात्कारियों को जब छोड़ दिया गया तो आपने क्यों मुंह पे चुप्पी साधे रखी? क्यों कोई आवाज नहीं किया? क्यों उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोलेंगे। यूनिफॉर्म सिटी सिविल कोड पे बात है, यूसीसी के ऊपर तमाम के तमाम खामोश बैठ गए। इनके मुंह में दही जब जाता है, ये कुछ बोलने की ना क्षमता रखते हैं ना कुछ बोलते हैं। आप गुजरात चुनाव में आप खुद देखिए कितने मुसलमानों को इन्होंने टिकट दे दिया है। सेकुलरिज्म की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी हम पे इल्जाम लगाती है बी टीम का। मैं बोलूंगा कि हम तो वहां पर नहीं लड़े जहां जहां आप तो बीजेपी जीत जाती है। आप में ताकत नहीं बीजेपी को हराने की। अभी ये लोग ऊंची हरकतों पे उतर आए हैं, कैंडिडेटों को फोड़ रहे हैं लोग, किसी न किसी तरह अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक डर बौखलाहट का माहौल इनमें है हमारे आने से। बिल्कुल हम आए वहां पे, हम लड़ेंगे भी चुनाव, हमको यकीन है कि गुजरात की जनता हमको वापस से नवाजेगी, हमको कामयाबी मिलेगी। एक सेकेंड, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। वारिस पठान, अब आप जवाब ले लीजिए। वो आपको काउंटर देना चाह रहे हैं, उनका काउंटर लीजिए जी।
अदिति जी, मेरा बहुत क्लियर कट सवाल है वारिस पठान साहब को कि यहाँ पे जब मोरबी का ब्रिज का हत्याकांड हुआ, 135 लोगों की जान गई, तब कहां थे आप? यहाँ पे कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग लाइन में खड़े थे, कांग्रेस का कार्यकर्ता मदद कर रहा था, तब एमआईएम का एक भी कार्यकर्ता यहाँ पे गुजरात में कहीं पे भी कोई कोने में नहीं देखा था। जब यहाँ पे पेपर फूटा था, 20-20 पेपर फूटे, यहाँ पे सरकारी पेपर फूटने का जो कौभांड हुआ, उस समय पे कांग्रेस पार्टी ने रोड पे उतर के आंदोलन किया, प्रजा का, जनता का आवाज उठाया। एमआईएम का कार्यकर्ता कहां था? बस आपका एक ही विचारधारा है क्या? इलेक्शन लड़ना और कोई भी एक संप्रदाय के वोट का ध्रुवीकरण करना, इससे ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं लगता है एमआईएम सेवा नहीं करना चाहता क्या? ध्रुवीकरण हो रहा है, बहुत पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस यहाँ पर सुनवाते हैं पहले दर्शकों को। ये कांग्रेस पार्टी से अब कुछ नहीं होने वाला है। ये कांग्रेस पार्टी आप देखना, 2024 में इनके खाली 24 एमपी आएंगे। इनका जो बुरा हाल है कि गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, इतना बुरा हाल इनका हो चुका है। हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हमारे लड़ने से भाजपा को फायदा होता। मैं जमालपुर की जनता को और मेरे सवाल देकर जा रहा हूं। 27 साल से तो मैं नहीं लड़ा यहां पर। पहली मर्तबा गुजरात के असेंबली इलेक्शन में मजलिस लड़ रही है, तो क्या 27 साल से तुमने मोदी से मैच फिक्सिंग करके इलेक्शन जिता रहे थे बीजेपी को? 27 साल से इलेक्शन नहीं लड़े, तो क्या तुमने मोदी की चाय पीकर, शक्कर खाकर भी भाजपा को जिता दे रहे? 27 साल से तुम बीजेपी को नहीं हरा पाए। आज जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारी रातों की नींद हराम हो चुकी है। तुमको और दर्द होगा, तुमको और तकलीफ होगी, क्योंकि तुमने डरा डरा कर जमालपुर की जनता का वोट लिया। तुमने डरा कर वोट लिया और जब चुनाव जीत गए तो तुमने जनता की तकालीफ को भूल गए। तो निशांत रावल यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहे, बोले 27 साल से तो हम नहीं थे मैदान में। यहाँ पर 27 साल से क्या मैच फिक्सिंग हो रही थी? उन्होंने सीधे तौर पर कहा फिक्सिंग हो रखी थी, मैच फिक्स था क्या गुजरात में? अदिति जी, ओवैसी साहब ने ये बयान दिया कि गुजरात में से कांग्रेस खत्म हो रही है। अरे उनको जरा रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। 2002 से 2017 तक गुजरात में जितने भी विधानसभा का चुनाव हुआ है, मोदी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे 15 साल, हर बार कांग्रेस का वोट शेयर 30% से बढ़ के 41.4% पे आ चुका है। कांग्रेस पार्टी 77 सीट पे लास्ट विधानसभा में आई। अगर ओवैसी साहब का यहाँ पे कोई संगठन नहीं था तो उनके दूसरे राज्य में तो कार्यकर्ता है ना, वो कार्यकर्ता आ सकते थे। गुजरात की कोई भी कपरी परिस्थिति, गुजरात में फ्लड आया था, ओवैसी साहब का कोई कार्यकर्ता नहीं आया था। गुजरात में पाटीदार अनामत आंदोलन की वजह से 14 पाटीदारों को गोली मार के उनको मार दिया गया था। उस समय ओवैसी पार्टी ने एक भी बयान नहीं दिया था। कहां थे ओवैसी साहब? ये सिर्फ और सिर्फ 100% फॉर श्योर बीजेपी के कार्यालय से ही ऑर्डर आते हैं। बीजेपी उनका एजेंडा डिसाइड करती है, बीजेपी उनका मैनिफेस्टो डिसाइड करती है और वो निकल पड़ते हैं यहाँ पे आके चुनाव लड़ने की बात करने की और सीटें जीतने की बात करने की। देखिए गुजरात की जनता जवाब ले लीजिए। बीजेपी आपका एजेंडा और मैनिफेस्टो डिसाइड करती है, आपका भी जवाब, और इसके बाद पहले वारिस पठान आप, उसके बाद श्रद्धा राजपूत आपका जवाब, और फिर मैं दीक्षित सोनी का कमेंट लूंगी। जल्दी जल्दी प्लीज। 27 साल से मुझे ऐसा लग रहा है बीजेपी कांग्रेस का एजेंडा सेट कर रही थी क्या गुजरात में? बीजेपी बता रही थी इतने सीटों पे लड़ो, इसलिए बीजेपी जीतती जा रही थी क्या? 27 साल से हम तो वहां पे नहीं लड़े चुनाव, क्यों बीजेपी नहीं हारी? चलो बताओ मेरे को। अरे ये बीटी मीटिंग का नाटक छोड़ो, खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्शन करो कि तुम में कहाँ कमी है, कहाँ खामियां है। तुमने लोगों के वोट लिए, इख्तिदार की कुर्सी पर बैठ गए, मगर लोगों के लिए किया कुछ नहीं है। अभी आपने मोरबी की बात बताई, मोरबी का पुल टूट गया, 140 लोगों की जाने चले गई, हमारी संवेदना है उनके साथ, पूरे परिवारों के साथ हम खड़े। बात नंबर तो आपने कहा हमारा कोई गया नहीं, क्या है आपके पास पुरावा कि हमारे गए नहीं? हमारे लोग वहां पर गए थे मोरबी में, उनको मिले, उनके घर वालों को मिले। अब सब चीज के आपको फोटो के जरिए भेजे क्या? हमारे पास फोटोग्राफी का तुम्हारी तरह शौक नहीं है, चलते हुए फोटो निकालो, भागते हुए वीडियो निकालो, इसका शौक नहीं रखते। काम करने में मानते हैं, हमारा काम ही हमारी पहचान है। बात नंबर 3 बताइए मेरे को, गुजरात के अंदर आज मुसलमानों की, दलितों की, वंचित समाज की क्या पोजीशन अपने? ठीक है, मैं सवाल पे लौटूंगी, इस सवाल पे लौटूंगी। जो पहले पॉलिटिकल आरोप है वारिस पठान में, उस पे बीजेपी का भी जवाब ले लेती हूँ। आपका जवाब मैंने लिया, अब जल्दी से श्रद्धा राजपूत आपका जवाब। ये कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस तो फिक्स मैच खेल रहे हैं।
मैं आपको बताती हूँ अदिति जी, फिक्स मैच कौन कर रहा है। यहाँ की एक विधानसभा है, बापूनगर विधानसभा, उसके ऊपर जो पठान जी के कैंडिडेट उन्होंने रखे थे, शाहनवाज पठान, उन्होंने नामांकन अभी वापस ले लिया। पूरा जो फेवर है वो कांग्रेस के कैंडिडेट हिम्मत सिंह पटेल को किया है। आप बता दीजिए कि कांग्रेस और एआईएमआईएम क्या कर रही है, किसकी ए और बी टीम है। कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट पठान जी के कैंडिडेट करते हुए उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। जनता जनार्दन को जी के माध्यम से ये जानना चाहिए कि ये क्यों किया है। मुद्दों की राजनीति पहले छोड़िए, ये देखिए आपस में A+B+C ये सभी कर रहे हैं लोग, पहले ये जानना जरूरी है। ठीक है, जवाब ले लीजिए वारिस पठान। अब यहाँ तो और भी कंफ्यूजन है, आप बीजेपी की सी टीम है या आप कांग्रेस की बी टीम है, यहाँ तो कौन किसकी बी टीम है और कौन सी खुद ए टीम है, बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है। बिल्कुल कंफ्यूजन है आदित्य जी, इस कंफ्यूजन को अपन खत्म कर देते हैं। मेरा एक सुझाव है, एक सोल्यूशन है, मैं बताना चाहता हूँ। आप एक काम करिए आदित्य जी, आप एक कॉन्क्लेव रख लीजिए इन लोगों का, उसमें आप भाजपा के मंत्री को बुला लीजिए, कांग्रेस के बड़े मंत्री को बुला लीजिए, आम आदमी पार्टी वाले को बुला दीजिए, और तीनों एक बार वहां पर बैठ के डिसाइड कर ले कि हम किसकी बेटी में, वो बता दो, उसके बाद में हम लोग आगे सबको जवाब दे देंगे। आप खुद को किसकी बी टीम मानते हैं? चलिए मैं इनसे बाद में पूछूंगी, पहले आप ही से पूछ लेती हूँ। अरे हम तो आवाम के लिए काम करते हैं आदित्य जी, आवाम के लोगों के लिए। नहीं, आपको किसकी बी टीम कहलवाना बेहतर फील होगा, कांग्रेस की बी टीम या बीजेपी की बी टीम? हम कोई की भी टीम नहीं है, अवाम की टीम है बस। हम तो अवाम की तरफ से खेल रहे हैं। जिस अवाम को इतने बरसों से लूटा गया, जिसका कभी आगे बढ़ाया नहीं, उनका शोषण किया गया, कभी आगे बढ़ने दिए नहीं गए, उनको जाके एम्पावरमेंट करने की बात करते। हम चाहते हैं कि उन्हीं में से नेता बने, लीडर बने। जाए नहीं, आप जो खेलने की बात कह रहे हैं ना, वही तो आपके ओपोनेंट कहते हैं आप खेल रहे हैं, लेकिन आप किसी और टीम के लिए खेल रहे हैं, यही तो आप पर आरोप लगता है। चलिए जवाब लीजिए, एक जवाब ले लीजिए निशांत रावल का, उसके बाद दीक्षित सोनी प्लीज। निशांत रावल, ये किसकी बी टीम है? यहाँ तो बीजेपी कह रही है एआईएमआईएम आपकी बी टीम है। सिंपल एग्जांपल दो, यूपी में अभी हाल ही में चुनाव हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी की आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट चेक कर लीजिए, 86 सीट्स समाजवादी पार्टी ऐसे हारी है जहां जहां पे भी मुस्लिम वोट्स थे या दलितों के वोट थे वो डिस्ट्रीब्यूट होके एमआईएम में गए हैं। जहां पे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार 3000 5000 के मार्जिन से हारा है, वहां पे ओवैसी साहब 7000 8000 वोट लेके गए। यानी एक पूरी विधानसभा जीतने की उनकी ताकत नहीं गुजरात में, नहीं यूपी में, नहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे भारत देश में कोई राज्य में उनकी ऐसा संगठन है कि वहां पे पूरी विधानसभा जीत सकते हैं। उनको बहुत क्लियरली पता है कि बीजेपी ने जो उनको प्लान सेट करके दिया है, वो प्लान के हिसाब से कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के वोट स्टेल को डिस्टर्ब कैसे किया जाए। और जहां पे स्मॉल मार्जिन से कांग्रेस का उम्मीदवार लास्ट विधानसभा में हारा था, पर्टिकुलरली वैसी नहीं, उनका सवाल ये था कि आपकी पार्टी के कैंडिडेट के फेवर में एआईएमआईएम ने कैंडिडेट क्यों विड्रॉ कर लिया, ये सवाल पूछ रहे थे। नहीं अदिति जी, बहुत सारी 7 विधानसभा गुजरात में, जी 7 विधानसभा गुजरात में ऐसी है जहां पे बीजेपी का ही एमएलए बीजेपी के नए उम्मीदवार को हराने के लिए अपक्ष में से खड़ा है, और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलए ने कांग्रेस को सपोर्ट डिक्लेयर किया है दीदी जी। तो उसका मतलब ये हो गया क्या कि वो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ गए? कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ना है तो प्रजालक्षी काम करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। जवाब ले लीजिए, बीजेपी से जवाब ले लीजिए श्रद्धा राजपूत। मुझे अदिति जी, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि बापूनगर विधानसभा से एआईएम के प्रत्याशी ने नामांकन वापस लेके वहां के कांग्रेस के एमएलए को ओपन सपोर्ट हिम्मत सिंह पटेल को किया है। पठान जी ने वहां से अपना, शाहनवाज पठान नाम है उनका, उन्होंने नामांकन वापस लिया है। मुझे ये बताइए कि ये दोनों से मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कौन पूरी जनता को क्या समझते हैं, क्यों अपने कैंडिडेट उनके लड़ नहीं सकते तो ऐसे कैंडिडेट क्यों खड़े रखते हैं कि जो नामांकन एन मौके पर वापस ले ले। और इस तरह से एक दूसरे की, मैं तो कांग्रेस को बोलती हूँ, इन्होंने तो हमेशा मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक समझे, अपमान किया है मुस्लिम भाइयों और बहनों का। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को वोट बैंक की तरह ट्रीट किया है कांग्रेस पार्टी ने, यही बात असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं, यही बात बीजेपी भी कह रही है। कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शन सुनिए। भारत की पार्लियामेंट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 एमपी हैं, और जब अल्लाह के फजलो करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मैं या इम्तियाज जलील जब भारत की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर 6-7 मिनट के लिए बोलते हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जब हम खड़े होकर 5-6 मिनट की तकरीर करते हैं तो क्या आपको महसूस नहीं होता कि हाँ, ये जो दीवाना जिसको लोग इल्जाम लगाते हैं वोट काटने का, ये दीवाना जब खड़े होकर पार्लियामेंट में आपके बारे में बोलता है तो हर आदमी कहता है कि हाँ,
ये जो अपनी जबान से अल्फाज निकाल रहा है, ये हमारी तकालीफ को बयान कर रहा है, ये हमारी नाइंसाफी को भारत की पार्लियामेंट में उठा रहा है, ये इंसाफ के लिए लड़ रहा है। अरे बताओ फिर कौन तुम्हारी जबान में बोलता है? कौन आपकी तकालीफ को उठाता है भारत की पार्लियामेंट में? बाबरी मस्जिद का मसला आया तो ओवैसी बोलेगा, CAA का कानून आया तो ओवैसी बिल को फाड़ेगा, ट्रिपल तलाक का मसला आया तो ओवैसी बोलेगा, NRC का मसला आया तो ओवैसी बोलेगा, बिल्किस का मसला आया तो ओवैसी बोलेगा, खेडिया में बच्चों को रोड पर लाकर सरेआम उनकी बेइज्जती करके पीटा जाता है तो ओवैसी बोलेगा। बीजेपी और मोदी के खिलाफ अगर कोई खुलकर बोलेगा तो मोदी बोलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सुनो मेरी इस बात को। जब सब खामोश बैठते हैं, हम पुकार पुकार कर लड़ते हैं। UAPA का कानून बीजेपी अमित शाह ने लाया तो हमने उसकी मुखालिफत की, ये सब साथ दे रहे थे। तो मेरी जमालपुर की आवाम से, गुजरात की जनता से अपील है कि जो खामोश रहते हैं उनका साथ मत दीजिए, जो आपके लिए लड़ते हैं, पुकारते हैं, उनका साथ दीजिए। क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी और वो छोटा रिचार्ज ये समझते हैं कि हम खामोश रहेंगे तब भी आप उनको वोट देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा के डर से आप उनको वोट देंगे। याद रखिए, अगर आप आपके लड़ने वालों का साथ नहीं देंगे और जो खामोश रहेंगे उनका साथ देंगे तो कहीं खुदा ना खास्ता वो हमेशा के लिए आपको खामोश ना कर दे। दीक्षित सोनी एडिटर जी गुजरात के, वो भी हमारे साथ हैं। दीक्षित सोनी, वो एक वायरल वीडियो है जिस पर आप और हम सभी देख रहे हैं कि कैसे वार पलटवार हो रहा है। हालांकि जो सफाई दी जा रही है उस वीडियो को लेकर वो कहा जा रहा है पुराना वीडियो है। एक बार ये वीडियो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं और फिर उसके बाद ये कैसे जिस एम फैक्टर की हम बात कर रहे हैं और उस एम फैक्टर को लेकर जो पॉलिटिकल खींचतान है उस पर डिटेल में मैं आपसे समझूंगी। पहले वो वायरल वीडियो हमारे दर्शकों को दिखाएं। मात्रा बचाई सके तो मुस्लिम पार्टी बचाई सके, તમારી રખેવાળી કરે છે, તમારી રક્ષા કરે છે અને માત્ર બચાવી શકે તો મુસ્લિમ પાર્ટી બચાવી શકે છે, તમારી રખેવાળી કરે છે, તમારી રક્ષા કરે છે અને માત્ર બચાવી શકે તો મુસ્લિમ પાર્ટી બચાવી શકે છે, તમારી રખેવાળી કરે છે, તમારી રક્ષા કરે છે। दीक्षित सोनी, ये वीडियो पुराना वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन इसकी इस वीडियो के को उठाते हुए हम देख रहे हैं बहुत राजनीतिक वार पलटवार बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच हो रहा है। बिल्कुल अदिति जी, जहां तक इस वीडियो का सवाल है, ये काफी पुराना वीडियो है, करीब 3 साल पुराना यह वीडियो है चंदन जी ठाकुर का, जो कि सिद्धपुर के हमारे विधायक है। और इस वीडियो में जो बयान दिए गए हैं उससे साफ तौर पर लग रहा है कि वहां उनके सामने जो ऑडियंस बैठा हुआ है, जो लोग बैठे हुए हैं, वो एक समुदाय के लोग बैठे हुए हैं और उस वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश में है चंदन जी ठाकुर। जाहिर सी बात है, जब भी चुनाव आते हैं तब एक पार्टी के ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता है तो दूसरी पार्टी के ऊपर हिंदूवादी राजनीति का आरोप लगता है। खास तौर पर अगर ए टीम या बी टीम या सी टीम की जो चर्चाएं अभी चल रही थी अदिति जी, अगर उसकी बात करें तो सीधे तौर पर स्वार्थ की राजनीति कहीं ना कहीं हर चुनाव में नजर आती है। और मुद्दे चाहे कहीं भी हो, कैसे भी मुद्दे हो, मुद्दों के बावजूद कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं, वो आप और हम सब जानते हैं। 2017 के चुनाव की बात की जाए तो 2017 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया था, जबकि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने करीब 6 लोगों को टिकट दिया था। 2022 के चुनाव की बात की जाए तो करीब 6 लोगों को, 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टिकट दिया गया है कांग्रेस की ओर से। और आम आदमी पार्टी, जो कि एक बड़ा फैक्टर है इस बार गुजरात के विधानसभा चुनाव में, और आम आदमी पार्टी ने भी करीब 4 मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट दिया हुआ है। यानी कि टिकट के बंटवारे को अगर हम देखें तो उससे साफ हो जाता है कि कौन सी पार्टी कौन से समुदाय पर ज्यादा निर्भर करती है और उस समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी होती रहती है। ठीक है, तो किस तरह से ये पूरा वोटों का खेल है और साथ ही हम आपको ये जो पूरे समीकरण है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैन वी हैव इट फुल स्क्रीन प्लीज। ये अभी निशांत रावल आपने सुना, उन्होंने शुरुआत में ही कहा, देखिए कैसे हिंदू वोट और मुस्लिम वोट जो हैं वो बटे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी 2017 के नतीजों की बात की जाए तो 64% मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी के पास रहा और इस बार आम आदमी पार्टी
और साथ ही AIMIM के आने से क्या ये जो 64% का ये जो वोट शेयर है, मुस्लिम वोट शेयर जो ये मुस्लिम वोटिंग मिला है मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी को, क्या ये इक्वेशन बदल जाएगी, क्या ये समीकरण बदल जाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जैसा कि मेरे सहयोगी दीक्षित सोनी आपको बता रहे थे, ये पूरी जो लड़ाई है ये वही माइनॉरिटी के वोट को लेकर हो रही है। तो निशांत रावल जी, अभी दो बातें अभी दीक्षित सोनी ने उठाई। उन्होंने कहा, एक तो आपके ओपोनेंट भी कहते हैं आप तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, और रिप्रेजेंटेशन के लिए मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी भी गंभीर सवाल आपसे पूछते आए हैं। वो कह रहे हैं कि आप कितने लोगों को रिप्रेजेंटेशन देते हैं, कितने मुस्लिम्स को, कितनी माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन देते हैं? देखिए अदिति जी, हम ऐसी कोई भी पार्टी के सवाल का जवाब नहीं देते हैं जो अभी तक प्रादेशिक पार्टी भी नहीं बन पाई है भारत देश में। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। हमारी जो लड़ाई है वो डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी के सामने है, और वो भी विचारधारा की लड़ाई है। यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, नहीं वो मेरे दुश्मन है, नहीं भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता मेरा दुश्मन है। हमारी सीधी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। और इस बार गुजरात में जो इश्यू खड़े हुए, विकास की सामने विनाश, जैसे 27 साल के कुशासन में भारतीय जनता पार्टी पूरे गुजरात राज्य को विनाश तरफ लेने जाने का जो प्रयास किया है, यहाँ पे 70% मध्यम वर्ग के लोग हैं, कोई भी तबके का होगा, कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म का। यहाँ पे 70% मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग रहता है। यहाँ पे 27 सीटें आदिवासी बेल्ट से आती है। आप देखिए, आदिवासी बेल्ट में भी 27 में से 15 सीटें हमने जीती थी। हमारे कुछ धारासभ्य लोभ लालच की वजह से भारतीय जनता पार्टी में चले गए, फिर भी 12 धारासभ्य, 12 विधायक आज भी गुजरात में आदिवासी बेल्ट से हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ है। यानी हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं मुद्दों पे, विचारधारा पे। आज गुजरात विकास मॉडल की बात भारतीय जनता पार्टी बार बार करती है, लेकिन मुझे पता नहीं चलता कि मॉडल का मतलब होता है अव्वल नंबर, हर एक चीज में अव्वल नंबर। गुजरात में आज शिक्षण की हालत देखिए, सरकारी स्कूल बंद हो रही है। यहाँ पे ग्रांटेड स्कूल, 1200 से ज्यादा ग्रांटेड स्कूल पिछले 12 साल में बंद हो गई है। सरकारी 27 साल में 27 नहीं सरकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं हो पाई है। गुजरात आज चौथे नंबर पे आ चुका है किसानों की आत्महत्या में। ठीक है, इस पे जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, इस पे जवाब लीजिए। पहले बीजेपी से जवाब लीजिए। श्रद्धा राजपूत ये कह रहे हैं हम धर्म विशेष की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो सबको साथ लेकर चलने की राजनीति करते हैं। पहले इनका अहंकार तो देखिए, रावल जी का खुद वो राष्ट्रीय से प्रादेशिक और अभी गली मोहल्लों की पार्टी कांग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोले हम इनका जवाब नहीं देंगे। ये इनका अहंकार है। पहली बात, ऐसा अहंकार कभी भी राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में नहीं होना चाहिए जो कांग्रेस का है। इन्होंने आदिवासी बेल्ट की बात की। अदिति जी, इन्होंने कभी किसी विधायक की या किसी नेता की कभी कोई कदर की ही नहीं है। इनके ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, मोहन सिंह राठवा जैसे लोग, जो लोग 10 आदिवासी बेल्ट से आते हैं, शायद 50 साल से बड़ी उनकी राजनीतिक जीवन है, हमेशा से वो विधायक रहे हैं। ऐसे लोगों तक का ये सुनते नहीं है। और ये लोग जितने भी इनके नेता हैं, इनको अगर बात करनी हो तो ना इनका हाईकमांड सुनता है, ना इनके कार्यकर्ताओं के साथ कोई वार्तालाप होता है। तंग हार होकर अगर वो पार्टी छोड़ देते हैं तो इसका ठीकरा वो भारतीय जनता पार्टी पे शुरू कर देते हैं। रावल जी की पार्टी जो कांग्रेस पार्टी गुजरात की, उसका सुबह से काम शुरू हो जाता है। मोदी जी, अमित शाह जी, CR पाटिल जी, माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, फिर कमलम में ये हुआ, कमलम में हुआ। इसलिए मैं कहती हूँ कमलम कमलम करते हुए गुजरात में कमल खिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। वारिस पठान, अभी आपने सुना निशांत रावल कह रहे थे कि हम AIMIM को जवाब देने की जरूरत नहीं समझते, हम नेशनल पार्टी हैं। अभी यही तो इनका अहंकार है, यही तो इनका बड़बोलापन है, जो आज कांग्रेस कहीं है ही नहीं रेस में, बाहर है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है MIM के टक्कर में। सुन लो मेरी बात कान खोल के। अरे अमेठी में हम लड़े थे, नहीं लड़े ना तो राहुल गांधी क्यों हार गए अमेठी से? वकील प्रिंस क्यों हार गए वहां से? अब आदित्य जी, कांग्रेस का तो कुछ है नहीं, पत्ता साफ है, सुपड़ा साफ है। इन लोगों ने भी कहा मुसलमानों के लिए अगर कोई कुछ कर सकता है वो कांग्रेस। असल में जो प्रवक्ता को एक सवाल करूंगा तो भाग जाएंगे। पूरा सीरियस बात ब्रदर। नहीं, वो आपसे ये कह रहे हैं निशांत रावल जी, एक सेकंड रुकिए। वारिस पठान आपसे क्या कह रहे हैं निशांत रावल जी? वो ये कह रहे हैं कि अमेठी में तो ये नहीं थे ना, वो पूछ रहे हैं कि अमेठी भी तो आप हार गए, वहां तो ये नहीं थे, वो ये सवाल उठा रहे हैं। तो अब उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। वारिस पठान, बात पूरी कीजिए। हम लोग पूरे जो 2019 का चुनाव आया आदित्य जी, MP का, लोकसभा का, हम पूरे 3 सीटों पे लड़े, जिसमें हम 2 सीट पे कामयाब हो गए। 1 सीट पे तो हमने जो शिवसेना का 30 बरस से MLA था, MP था, उसको हरा दिया।
कांग्रेस पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठ गई, तो किसकी वजह से बैठी? हम तो सारी सीटों पर नहीं लड़े। इसलिए बोलता हूं, इनके अंदर, खुद के अंदर वो ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की, तो ये अपनी हार का टिकड़ा हमारे सर पे फोड़ते हैं। अब 5 सवाल नहीं पड़ रहे बीजेपी की, बीजेपी और कांग्रेस एक ही। अगर अदिति जी वाकई में कोई बीजेपी की सही में बी टीम है तो कांग्रेस है। अब बीजेपी वाले का बात देखिए, नरोदा पार्टियां, वो मैंने उस दिन भी कहा, जिसके अंदर 97 मुसलमानों का नरसंहार कर दिया है, लोग मुसलमानों का कत्ल कर दिया। अब उसका जो मुख्य आरोपी जो जेल में था, जिसको लाइफ टर्म हो गया, वो पेरोल पे आ रहा है। पूरे पेरोल के कानून का उल्लंघन करके वो अपनी बेटी, जिसको भाजपा ने टिकट दिया वहां से चुनाव लड़ने का, उसके लिए प्रचार कर रहा है। और मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहां से आएगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? चलिए बताइए मुझको, ये डुप्लीकेसी नहीं है इनकी। ये बोल रहे भूपेंद्र जी, सब जी, सारे जी काम कर रहे हैं। अरे काम किए होते तो इतना भागम दौड़ी करने की नौबत नहीं आती, इतनी रैलियां करने की नौबत नहीं आती, इतना प्रचार करने की नौबत नहीं आती। मोरबी का पुल टूट गया, 140 लोगों की जाने चले गई, 2 साल का बच्चे की जान चले गई। जवाब ले लीजिए। नहीं, 1 सेकंड, 10 सेकंड। श्रद्धा राजपूत आपको जवाब देना चाहिए, जवाब ले लीजिए। 1 सेकंड रुक जाइए। पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर बनाया करिए, चीफ मिनिस्टर बताइए। पठान जी पानी पी लीजिए, मेरा नाम श्रद्धा है, आपका नाम नहीं है। पठान जी पानी पी लीजिए, मेरा नाम श्रद्धा है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये लोग अभी चिल्लम चिल्ली करेंगे। एक पार्टी जो ओवैसी जी के, वो हेट स्पीच करती है, वो इतनी बड़ी हेट स्पीच करती है कि ये भारत में जैसे मुसलमानों को अभी खत्म ही कर दिया जाएगा, इतनी बड़ी हेट स्पीच करके उनको डरा देती है, इतना डरा देती है। और इनको खुद को नहीं, हाँ वही ओवैसी जी की पार्टी बोली। पठान जी, पठान जी, आप लोग इतना डरते हैं, मुझे शर्म आती है। आप लोगों के पास मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको कोई मुद्दे नहीं है, ना उनकी पढ़ाई लिखाई की, उनको किस तरीके से मेन स्ट्रीम में लाया जाए, डॉक्टर इंजीनियर बनाया जाए, ये सारे मुद्दे नहीं है। आप इनको डराते हैं कि आपको अकेले मार देंगे, हम आपको बचाने के लिए खड़े हैं। आपकी जो हेट स्पीच है पूरी दुनिया के अगर लोग सुन ले तो उनको शर्म आ जाए। ऐसी तो हेट स्पीच आपके नेता देते हैं, मुझे बोलने में भी शर्म आती है। ऐसी हेट स्पीच हम लोग नहीं देते हैं, और ऐसी हेट स्पीच से ध्रुवीकरण करके हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। और अभी ये लोग जो चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, राहुल जी, 1 सेकेंड, आप दोनों ने, आपके प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया है कांग्रेस के सपोर्ट में। पठान जी, आपके प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया है गुजरात बापूनगर विधानसभा की सीट से कांग्रेस के समर्थन में। प्लीज, आप बोलने का कोई हक नहीं रखते हैं। पहले अगर ऐसा तो प्रत्याशी ऐसा खड़ा कीजिए। आप डराते हैं लोगों को, आप हेट स्पीच देते हैं। गुजरात की जनता जनार्दन मुंह तोड़ जवाब देगी ओवैसी का। वारिस पठान, इंतजार कीजिए अपनी बारी का, प्लीज। मोदी सरकार 1 सेकेंड। पटेल की सरकार और श्रद्धा राजपूत नहीं देखती है जी, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। अदिति जी, मैं विनम्रता के साथ ये कहना चाहती हूँ कि हमारी डबल इंजन की सरकार में जो भी योजनाएं चलती है, वो ये नहीं देखती कि सलमा बहन के लिए होगी तो सीता बहन के लिए नहीं है। वो सलमा के लिए भी और सीता के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना रहीम के लिए भी और राम के लिए भी है। इनका सवाल ये नहीं कि आप अपनी योजनाओं में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इनका सवाल ये रहता है कि आप मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। इनका सवाल ये रहता है कि आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया है। अच्छा, मैं रिप्रेजेंटेशन बताती हूँ। रिप्रेजेंटेशन देना हमेशा पॉलिटिकल पार्टी में अगर आप टिकट देंगे तो उसे माना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी की जिसमें एक्सक्लूसिव 7 मोर्चा है, उसमें से लघुमती मोर्चा है। और आके ओवैसी जी हमारे लघुमती मोर्चा के भाइयों और बहनों से मिलिए तो आपको पता चलेगा कि सौहार्द क्या होता है। कमलम जिस बिल्डिंग में हम बैठते हैं ना, उसमें 7 मोर्चे की नेम प्लेट लगी हुई है। उसमें एक नेम प्लेट लघुमती मोर्चा की कमलम के उसी बिल्डिंग में लगी हुई है। आप आइए, मैं आपको कमलम के लोग कैसे काम करते हैं। अभी देखिए, श्रद्धा राजपूत ने बहुत सारी बातें की। मैं कहूंगा आदिति जी किसको बुला लेते हो इनको डिबेट में बात करने आती थी। मेरे को बोलते हैं कि आप बोलिए मत, खामोश रहिए। आप खामोश रहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान नहीं करना चैनल पे बैठ के। वार्निंग दे रहा हूं मैं आपको। क्या बोल रहे हैं आप? क्यों मुझे अधिकार बीजेपी ने, मोदी ने मुझे दिया है क्या अधिकार? मुझे अधिकार संविधान ने दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर का। उस अधिकार के जरिए मैं यहाँ पे बैठकर आपको सवाल कर रहा हूँ। जवाब दो, कितने मुसलमानों को टिकट दिया आपने? कितने मुसलमानों को टिकट दिया? चलिए सबसे पहले सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा हूँ। लघुमती मोर्चे की विजिट कराती हूँ। आपकी तरह नहीं हूँ, बरगलाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। अरे मुख्तार सिंह नकवी कौन थे? अरे आप वही रहो, आपको शर्म आनी चाहिए। अभी भी इस तरीके से पॉलिटिक्स हम लोग नहीं करते हैं।
की राजनीति नहीं ठीक है, एक सेकंड निशांत रावल, यहाँ पर एक आरोप जो आपकी पार्टी पर लगा, आपकी पार्टी पर यह आरोप लगा कि आप भी डराने की राजनीति करते हैं। आप कैसे डराने की राजनीति करते हैं? तो आपके ओपोनेंट्स कहते हैं कि आप बीजेपी का डर दिखाते हैं, तो आप सभी डराने की राजनीति करते हैं। अदिति जी देखिए, जी न्यूज के सारे व्यूअर्स भी देख चुके हैं और आपको प्रूफ भी मिल गया। यहाँ पे वारिस पठान साहब ने 500 शब्द का प्रयोग किया, उसमें से 400 शब्द तो उन्होंने कांग्रेस को ही गालियां देने के लिए दिया। दूसरा, ये दोनों का झगड़ा भी ऐसा प्लान झगड़ा लगता है, हमें क्लियरली लग जाता है कि प्लान करके आए हैं डिबेट से पहले कि हमें ये पॉइंट के ऊपर झगड़ा करना है और जनता को हमें मूर्ख बनाने की कोशिश करनी है। लेकिन गुजरात की जनता बोली है, मूर्ख नहीं है अदिति जी। इनको मुद्दों पे राजकारण नहीं करना है, इनको ये सवाल नहीं करना है एक दूसरे को कि भाई किसानों की आत्महत्या में गुजरात क्यों चौथे नंबर पे आ गया, कुपोषण की बाबत में गुजरात क्यों पूरे भारत देश में 5वें नंबर पे आ गया। आज देखिए वायोलेंट क्राइम की जो श्रेणी है उसमें गुजरात का 7वां नंबर क्यों आता है। क्यों एग्रीकल्चरल स्टेट्स इंडिया में जो बिरुद है वो गुजरात का 10वें नंबर पे आते हैं, 9 राज्य गुजरात से आगे निकल गए। ये सारे मुद्दों पर उनको डिस्कशन नहीं करना है, उनको बस दोनों का फोकस यही है कि कांग्रेस का जो वोट शेयर दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रहा है उसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए, कांग्रेस को प्रजालक्षी कामों के लिए सत्ता से कैसे दूर रखा जाए, यही उनका कॉमन मोटिव है और ये कॉमन एजेंडा से आगे बढ़ रहे हैं ये दोनों। इनको गुजरात के विकास, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था, जरा सुन लीजिए श्रद्धा जी, पहले सुन लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा से आपकी क्या हालत हुई है पूरा देश देख रहा है। एक सेकंड श्रद्धा राजपूत आप बोल रही थी, वो इंटरप्ट नहीं कर रहे थे, प्लीज। भारत जोड़ो तो इंटरप्ट मत कीजिए, आप बौखला गए हैं, आप बीच में मत बोलिए। भारत जोड़ो, मुझे पता है भारत जोड़ो यात्रा से आपके कार्यकर्ता, आपके नेता बौखला गए हैं, बदहवासी छा गई, आपको पता नहीं लग रहा कि 2024 में भी आपकी जमीन कैसे खिसक उड़ने वाली है। आप आपका काम कीजिए, मुद्दों पे राजकारण कीजिए। गुजरात की जनता त्रस्त हो चुकी है। आज सिंगतेल का डिब्बा जो 3000 रुपए का आपने कर दिया, पेट्रोल 100 के पार कर दिया, डॉलर की आप हालत देखिए। सीतारामन जी आपके फाइनेंस मिनिस्टर है, मेरे भी है, लेकिन आपके फाइनेंस मिनिस्टर है, वो ऐसा बोलते हैं डॉलर नहीं, डॉलर बढ़ा है, रुपया गिरा नहीं है। ये क्या स्टेटमेंट देते हैं? आपके फाइनेंस मिनिस्टर बोलते महंगा नहीं है पूरे देश में। क्या आपके कार्यकर्ताओं को महंगाई नहीं दिख रही है? क्या ओवैसी भाई को महंगाई नहीं दिख रही है? लेकिन निशांत रावल जी जो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं वो सभी यही बात कहते हैं और अभी हम वो रिएक्शन सुनवाएंगे। वो कहते हैं कि अगर आज बीजेपी मजबूत है तो उसका क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को जाता है। सुनिए। में आकर लोग पुरानी बातें करेंगे, अरे बताओ तुम 27 साल से आप कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं। मैंने अपने स्कूल में अपनी छोटी जमात में जब था तो अपनी उर्दू क्लास में एक सबक पढ़ता था कि एक सबक हमने पढ़ा था कि एक शख्स था कि वो हमेशा हर दिन एक पत्थर मारता था दीवार पे, 1 पत्थर 2 पत्थर। एक बच्चा स्कूल को जाता था, देखता था कि भैया ये पत्थर मार रहा है। उसने पूछा क्या कर रहे हो? मैं दीवार तोड़ रहा हूं। वो बच्चा बड़ा हो गया, वो क्लास से देखते देखते वो 27 साल का हो गया, तब भी वो शख्स पत्थर मार रहा है। दीवार क्यों? अरे क्यों मार रहे हैं? दीवार टूटेगी। अब जब बच्चा 27 साल का हो गया तो उसने कहा कि ए साहब अब पत्थर मत मारो, अब ओवैसी आया है, हम सब मिलके दीवार को तोड़ देंगे इंशाअल्लाह। अब ये कब तक पत्थर, एक पत्थर दो, गिरती नहीं है दीवार ये, क्योंकि आप पत्थर मारते हैं, पीछे से कांग्रेस उस दीवार को मजबूत करते रहती है भाजपा की। आप तो पत्थर के दीवार गिर जाएगी, दीवार नहीं गिरेगी, याद रखना मेरी बात को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो आप मेरी इस बात को कि कोई पार्टी नहीं चाहती कि आप एक सियासी ताकत बन जाए। कोई नहीं चाहते। कौन चाहता है? जो गुलामी करेंगे, जो उनकी आंख में आंख नहीं डालेंगे, जो अपने आंखों को झुकाएंगे और हाथ बांधकर गुलामों की तरह कहेंगे हे भाई कुछ नहीं निकलेगा। हम वो गुलामी नहीं करेंगे। ये मुल्क हमारा था है और रहेगा। ना हम मोदी से डरेंगे, ना हम आरएसएस से डरेंगे, ना हम कांग्रेस के बातों में आएंगे। अब 27 साल से आपने भाजपा से मिलकर भाजपा को कामयाब किया। अब क्योंकि एक नई शुरुआत मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन कर रही है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी और भाजपा को तकलीफ हो चुकी है।
यहाँ पर मेरे सहयोगी दीक्षित सोनी भी लगातार हमारे साथ है। निशांत रावल जी, ये आपने रिएक्शन सुने, वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों को कमजोर रखना चाहती है, कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं कि आंख में आंख डालकर बात की जाए और इसीलिए उनके जैसे नेता को आना पड़ा है। अदिति जी, दो चीज है। पहले तो मैं ओवैसी साहब का कोई स्टेटमेंट कभी देखता नहीं हूं क्योंकि वो देखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आज अभी आपने दिखा दिया। कभी आपको चांस मिले तो उनको दो सवाल कीजिएगा कि गुजरात की 182 विधानसभा के पूरा नाम बताए और गुजरात में टोटल बूथ कितने हैं वो बताए, गुजरात में टोटल वोटर्स कितने। वारिस पठान जी अभी है यहाँ पे पैनल में, उनको पूछिएगा कि टोटल वोटर्स कितने गुजरात में, कितना इलेक्शन परसेंटेज होता है यहाँ पे। ये सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे ओवैसी जी ने जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए वारिस पठान। ये देखिए, मुझे लगता है आदित्य जी, निशांत जी जो बैठे हैं ये शायद नींद में है या ये थक गए हैं, क्योंकि होश में बात नहीं कर रहे। इनको चाय पिलाओ, पानी पिलाओ। उन्होंने पहले कहा कि मैंने तो भाजपा के ऊपर कुछ सवाल ही नहीं उठाया, जबकि मैं तो भाजपा पे ही सवाल कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि देखिए नूरा कुश्ती दोनों में कैसे चल रही है, बीजेपी और कांग्रेस में। देखिए आदित्य जी, पूरे दुनिया को दिखाइए, पूरे देश को दिखाइए, इनका वीडियो रिकॉर्ड कर को वापिस दिखाइए, इनका रिकॉर्ड वापिस इनका वीडियो दिखाइए, पूरे देश को नूरा कुश्ती दिखाओ। वो तो बता दीजिए, गुजरात में टोटल बूथ कितने वो तो बता दीजिए। नहीं मालूम है, चलो बताओ क्या करने का। तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? क्या करने का? बूथ की बात छोड़ो, कितने मुसलमानों को टिकट दिया पहले ये बताओ, कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया। आप पहले ये बताओ, आप माइनॉरिटी के उत्थान के लिए आ रहे हो ना? ठेकेदार, एक सेकंड जरा बताओ कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया तुमने? एक सेकंड, माइनॉरिटी के चैंपियन, माइनॉरिटी के चैंपियन बनते हो मुसलमानों के हमदर्द। वारिस भाई, आप माइनॉरिटी के उत्थान के लिए आ रहे हो ना? 1984 से कितने मुसलमान एमपी बने? एक सेकंड वारिस पठान, उनका सवाल सुन लीजिए, जवाब दीजिए उस सवाल का। वो क्या सवाल पूछ रहे हैं आपसे, सुनिए ना उनका सवाल। अदिति जी देखिए, पहले सवाल का जवाब तो नहीं दे पाए। दूसरा सवाल, ये लोग माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए आ रहे हैं ना? तो ओवैसी साहब ने अपनी स्पीच में एक भी बार ऐसा बोला कि वो माइनॉरिटी के लिए क्या करेंगे? अगर उनका एक विधायक भी शायद आ गया, शायद नसीब से उनका एक विधायक आ गया, तो माइनॉरिटी के विकास के लिए कौन सी स्कूल बनाएंगे? सरकार से ग्रांट कैसे लाएंगे? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार होगी, आप माइनॉरिटी के किसान के लिए क्या काम करेंगे? आप माइनॉरिटी के बच्चों के लिए क्या काम करेंगे? क्यों ये नहीं बताते ओवैसी भाई, ये क्यों नहीं बताते उनकी सभा में? क्यों कांग्रेस को गालियां देने आते हैं, सभा करते हैं और पब्लिक तो होती नहीं उनकी सभा में? जी बताइए। ठीक है, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को सुनने पब्लिक नहीं आती, ये कह रही है कांग्रेस पार्टी। इनका ये सवाल है आपसे। बोल रहा हूँ आदित्य जी, नींद में है, चाय पिलाओ, पानी पिलाओ निशांत जी को, फिर होश में आएंगे। अरे देख नहीं रहे हो टीवी कितनी पब्लिक आ रही है? अभी इन्होंने कहा कि मैं ओवैसी की कोई सुनता नहीं सभा, कोई देखता नहीं। कैसा मालूम पड़ा? सभा नहीं है, पब्लिक नहीं है सभा में, कैसा मालूम पड़ा? अरे झूठे लोग, दिख नहीं रही, झूठी बातें मत करो। लोग दिख रहे थे, सवाल का जवाब नंबर एक अभी मेरे को दो। 100-200 लोग, वो तो 100-200 लोग थे, ठीक है, 50 लाख लोग चलिए जाने। सुनो, अरे मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूँ, सुनिए ना, देश को देखने दीजिए किस तरह कांग्रेस एक्सपोज हो रहा है, जरा सुनने दीजिए ना देश को, देश की जनता को मालूम पड़ना चाहिए। आपने काम क्या करेंगे माइनॉरिटी के लिए? आप विकास क्या करेंगे? आप क्या विकास करेंगे वो बताइए। सुनिए, कांग्रेस से तो राज किया, आपने जो 30 साल राज किया, उसमें कितने मुसलमानों का विकास कर दिया? IIM बना के दिया। आदित्य जी बोलिए, देखा डर गया हमने, ये डर गए सरकारी यूनिवर्सिटी। उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, आपने सवाल पूछा, जवाब तो लीजिए उनसे, जवाब ले लीजिए। जो आपने 30 साल सत्ता में रहकर नहीं किया ना माइनॉरिटी के लिए, मजलिस वो करेगी। हम 10 जिताने से बेहतर एक ऐसे विधानसभा में भेजेंगे शेर को जो जाकर भाजपा की आंखों में आकर डाल के सवाल करेगा और माइनॉरिटी के इलाके में काम करेगा। निशांत जी सुनो, चाय पी के रहो, होश में आ जाओ। 27 साल हरा नहीं सके भाजपा को, 27 साल ताकत नहीं आई, यही बजाते रहोगे आप यही बजाते रहोगे, वहां पे आप ताली बजाते रहोगे और हम लोगों का काम करेंगे। आप तालियां बजाओ, हम काम करेंगे। आप तालियां बजाओ, हम विकास करेंगे। आप तालियां बजाओ, हम मुसलमानों को हक दिलाएंगे, दलितों को हक दिलाएंगे, आदिवासी भाइयों को अपना हक दिलाएंगे। आप तालियां बजाते रहो, ताली मास्टर बनते रहो। हम हक की बात करेंगे, सच्चाई की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। आप बताइए, गुजरात में आपके कितने अरे वो तो पहले भी कहा था संगठन प्रमुख है। एक एक करके प्लीज, एक एक करके आप सवाल पूछिए तो निशांत जी फिर उनका जवाब सुनिए, और वारिस पठान आप उनके सवाल का जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनना को नहीं चाहते, डर गए वो मेरे से इतना। सुनिए, 1.5 साल पहले चुनाव आया कॉर्पोरेशन का, इन्होंने कहा हमारा संगठन नहीं था। 40 दिन में गए
30 सीट दिया, 23 कॉर्पोरेटर जीत के आए हमारे, जिसमें 7 नॉन मुस्लिम हमारे भाई बहन है। आदित्य जी, यही तो उनको घबराहट और डर है। अब तक इनको क्या लगता था मुसलमान का वोट तो कहाँ जाएगा, हम इनका काम भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे तो वोट तो हमको ही डालेंगे। जब लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, अभी निशांत साहब ऑप्शन आ गया है, कैलेंडर बदली हो गया है। ठीक है, अब जवाब लीजिए इस पर। आपको AIM से अपना मुस्लिम वोट बैंक छीनने का डर है? जवाब लीजिए वारिस पठान। ये कह रहे हैं वारिस पठान, जवाब लीजिए निशान जी से जवाब लीजिए प्लीज वारिस पठान। अदिति जी, जब दलित नेता जिग्नेश मेवानी जी, उन्होंने सांप्रदायिक एकता के लिए एक छोटा सा ट्वीट किया था, गुजरात में किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता को प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन आसाम पुलिस उनको पकड़ के लेके गई। क्यों ओवैसी साहब ने वारिस पठान ने स्टेटमेंट नहीं दिया? क्यों एक स्टेटमेंट नहीं दिया दलित नेता के लिए? ये दलितों की माइनॉरिटी की बात करते हैं तो एक स्टेटमेंट नहीं देते। इनके पास कोई फुल प्रूफ प्लान ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है गुजरात की जियोग्राफी क्या। मैं बार बार बोलता हूँ, गुजरात में कितने जोन है गुजरात में, वो भी इनको पता नहीं है। ये हवाई बातें करने के लिए। अच्छा, कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शंस अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। सुनिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि राहुल गांधी जल्दी गुजरात में होंगे। सुन लीजिए कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शन सुनिए। निशान जी, अपने नेता को भी सुनिए रिएक्शन सुनिए। लोग सपने सजोते हैं कि हम सत्ता छीनेंगे। ये सपने उन्होंने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भी संजोए थे, लेकिन पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि जनता जानती है काम करने वाले चाहिए। राहुल जी के चरण मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पड़े थे, और जहां जहां चरण पड़ते हैं वहां कमल खिलता है। हमारा भारत है, श्री राम हमारा भगवान है। अगर श्री राम का जन्मभूमि कहाँ है? अयोध्या में है। जन्मभूमि कैसा है? अरे वहां में तो मस्जिद भी है, मंदिर भी है। अरे भाई, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि। राम और बाबर का क्या कंपेयर हो सकता है? कहाँ राम है, कहाँ बाबर है? कहाँ अगर कोई बोल देता है कि औरंगजेब शिव मंदिर, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि। अरे राम कैसे जन्म हुआ? अब बाबर कहां से आ गया? राम और बाबर का कंपैरिजन कहां से हो गया? लेकिन वही लेके कांग्रेस लोग चलते रहा। बाबरी मस्जिद नहीं, खाली राम जन्मभूमि बनेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया। कोई तो किसी ने तो आपत्ति नहीं किया। नहीं, बाबरी मस्जिद तोड़ जाएगा, राम मंदिर बन जाएगा, देश में हाहाकार लग जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। राम मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, और 1-1.5 साल का बाद हम लोग सब जाके राम मंदिर में गौरव से जाके भगवान श्री राम को प्रणाम करूंगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होता था, कांग्रेस हमेशा इसको बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि बना के रख देता है। ये क्या कोई ट्रॉफी है? बोले थोड़ा मस्जिद बनाओ, थोड़ा मंदिर बनाओ। अरे बाबा, ये कैसा बात आप करते हो? कोई भगवान का साथ कोई बाबर का कंपेयर हो सकता है क्या? बाबर तो देश का आक्रांता था। जो देश को आक्रमण किया, उनका साथ भगवान श्री राम कैसे उनका मंदिर बन सकता है? कैसे एक साथ रह सकते हो? लेकिन किसी का हिम्मत नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री देश नरेंद्र मोदी जी ने 500 साल का गुलामी से देश को मुक्त किया। हमारा वो मुसलमान महिलाओं थे कि उनका जीवन में कोई निरापत्ता नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं है। हस्बैंड दुबई में है, अब SMS ठुको, तलाक तलाक तलाक, कहानी खत्म, सेक्टर खत्म, कुछ नहीं है। भाई किसने व्हाट्सएप किया? अगर कोई दूसरा आदमी ने भी सुबह उठ के व्हाट्सएप कर दिया तब भी आपका तलाक हो गया। और जब हमने बोला कि भाई ये तलाक खत्म होना चाहिए, मुसलमान महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए, तो कांग्रेस ने बोलना शुरू किया, भाई ऐसा काम मत कीजिए। अरे अगर वही तलाक कोई कांग्रेस लीडर का माँ का हो जाता है, कोई कांग्रेस लीडर का बहन का हो जाता है, तब क्या होगा? लेकिन कांग्रेस का ताकत नहीं था, कांग्रेस का हिम्मत नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तलाक कानून को विलुप्त कर दिया। कोई हंगामा हुआ देश में? कोई हंगामा नहीं हुआ। उल्टा
अभी यूपी का चुनाव हुआ, मुसलमान महिला लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को कमल सिंह ने वोट देना शुरू कर दिया। जो आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भी देश में आ जाएगा, बहुत दिन का समय नहीं है। देश का जो परिवर्तन हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ जाएगा, मुसलमान बेटियों को पूरा सम्मान मिलेगा और कोई पुरुष को 3 शादी करना, तलाक करना, ये जो नारी को, माँ को जो खिलौना जैसा समझता था, वो काम और भारत का पुण्य भूमि में नहीं होगा। ये हम लोग सबको मानना है और मोदी जी का नेतृत्व में ही देश का वो काम भी होगा। अब यहाँ पे सवाल ये है श्रद्धा राजपूत, ये सारे स्टेटमेंट्स हमने आपकी पार्टी के नेताओं के सुनवाए। अब यहाँ पर सवाल ये कि गुजरात का इलेक्शन किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। समय अब जो व्यूअर है वो ये समझना चाहेगा। अदिति जी, गुजरात का जो इलेक्शन है वो विकास के मुद्दे पर ही लड़ा जा रहा है। भरोसा नहीं भाजपा सरकार। 27 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भरोसा बनाया, उसका स्लोगन है भरोसा नहीं भाजपा सरकार। और डबल इंजन का काम हुआ है, डबल इंजन। हमारे मुद्दे स्पष्ट है, हमने जोर जोर से चिल्लाकर बोल दिया कि हमने जो काम किया उसका रिपोर्ट कार्ड लेके देव दुर्लभ कार्य करता जाएंगे। और वैश्विक नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, चीफ मिनिस्टर का फेस भी हमने बता दिया है कि माननीय भूपेंद्र भाई पटेल है। कोई कंफ्यूजन हमें नहीं है। लेकिन अगर पॉलिटिकल एस्पिरेशन की बात है तो जो मुद्दों पे हमने काम किया है वो मुद्दे भी बोले जाएंगे। जिन लोगों ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति, कश्मीर में 370 और 35 ऐसे कश्मीर में जो भी महिलाएं रहती थी उनके अधिकारों को उनसे वंचित किया गया था, उसमें हमारी मुस्लिम बहनें भी आ जाती है। जब हम ट्रिपल तलाक की बात करते हैं तो उसमें हमारी मुस्लिम माता बहनों का सम्मान होता है। हमने कभी तुष्टीकरण की और अपीसमेंट की राजनीति नहीं की। हमने कहा है कंप्यूटर सबके हाथ में होना चाहिए, शिक्षा सबकी बराबर होनी चाहिए, सब मेन स्ट्रीम में होने चाहिए। इसके लिए हमारे लिए ठीक है। वारिस पठान और निशांत रावल ये कह रहे हैं हमने कभी अपीजमेंट की, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की है। अच्छा, एक मिनट मैं बता, सबसे बड़ा झूठ इस सदी का सबसे बड़ा झूठ ही ये है कि भाजपा वाले ये बोलते हैं कि हमने कभी तुष्टीकरण नहीं किया, कभी अपीजमेंट नहीं किया। अरे हिंदू मुस्लिम की राजनीति किए बिना तो आपने किया क्या है? देश में विकास का तो कोई काम किया नहीं है। विकास की तो बात भी आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। अब बात नंबर 2 सुनिए, बात नंबर 2 सुनिए मैडम मेरी। अभी मैं सबका विकास सुनिए। हाँ, सबका साथ आपने कर दिया बराबर। उठते वहां पे जाके और श्री राम जी का मंदिर है, भारत के अंदर श्री राम जी का मंदिर बनेगा, ये हमारा स्पष्ट है, क्योंकि ये भारत के अंदर श्री राम जी का जन्म हुआ है। तो आप डिस्क्रिमिनेट ना कीजिए दोनों मुद्दों को, ठीक है ना? दे रहा हूँ फ्री में मैडम, नॉलेज दे रहा हूँ, फ्री में नॉलेज दे रहा हूँ। जरा सुनिए, नॉलेज देना चाहिए, फ्री में वो भी बांट रहा है आपको। वारिस पठान आपको फ्री में नॉलेज दे रहा है, आराम से सुनिए। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा बता रहे थे कि लड़की का मार दिया, कत्ल कर दिया। अरे तो मैं मत कीजिए आप लोग आपस में, प्लीज मुद्दे पर रहिए, जवाब दे दीजिए। वारिस पठान सीधा जवाब दीजिए। पोलराइजेशन कैसा होता है? पोलराइजेशन कहता हूं मैं इसको बताता हूँ पोलराइजेशन कैसा होता है। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा बात कर रहे थे, लव जिहाद की, ऐसा उम्र काट दिया, ये कर दिया। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि इनके मंत्री MOS कृष्णा रेड्डी 4 फरवरी के दिन उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े रहकर कहा कि कोई लव जिहाद नाम का कानून है ही नहीं। सेंट्रल एजेंसी बोलती है कि लव जिहाद का कोई केस पूरे देश में आया ही नहीं। तो क्या या तो पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं, या तो हेमंत बिस्वा शर्मा स्टेज पे खड़े रहकर झूठ बोल रहे हैं। कौन सच्चा कौन झूठा, इसका फैसला करना पड़ेगा। और उससे बड़े झूठे उनके प्रवक्ता टीवी पे आके रोज इतना झूठ बोल रहे हैं कि इनकी वजह से ही भाजपा हारने वाली है। अच्छा, एक बात तो बताइए, पोलराइजेशन का आरोप आप दूसरे पर लगा रहे थे वारिस पठान, पोलराइजेशन आप नहीं करते, ध्रुवीकरण आप नहीं करते। हम क्या पोलराइजेशन कर रहे हैं बताइए? नहीं करते। विकास की बात करना पोलराइजेशन है? बिल्किस बानो के कातिलों को फिर से सलाम। नहीं, बिल्किस बानो का नाम मत लीजिए। बिल्किस बानो के केस की आड़ में अपनी राजनीति मत साधिए। नहीं, बिल्किस बानो की आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हाँ, मैं सुन रही हूँ सर, बहुत देर मैंने आप सभी को सुना है। बात करने को पोलराइजेशन कहते हैं तो वारिस पठान रोज करेगा। अगर महिला सम्मान की बात करने का, महिला को अधिकार तलाक पे नहीं बोलेंगे को आप वो कह रही है कि ट्रिपल तलाक पर क्या होता है? ट्रिपल तलाक पर महिला सम्मान नहीं होता है। माना ना हमने, जजमेंट माना ना? क्या भाजपा ने माना? साबरीमाला के ऊपर केस हुआ तो अमित शाह ने क्या बोला?
माना गया है लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की बात। अरे इनको खुद की आंख में उंगली नहीं जाती, सबरीमाला के ऊपर धूम हुई चेहरा इनका आ जाता है। हमारे ट्रिपल तलाक के ऊपर ठीक है, जो भी कोर्ट का फैसला है, और आज भुगत रही है, देखिए औरतों के साथ क्या हो रहा है। अरे उनको प्रूव करना पड़ रहा है कि तलाक क्यों हुआ, क्या कोर्ट में जाके आज परेशान है। मैं कर सकता हूँ आप लोग, अगर ये सबरीमाला पे नहीं मानेंगे और हमारे ऊपर ठोपरा ठोक देंगे कि हम कोर्ट के कायदे कानून को नहीं मानते। चलिए तेलंगाना में भी रिएक्शन सुनिए, तेलंगाना में जब इलेक्शन होगा, एक सेकेंड, तेलंगाना में जब इलेक्शन होगा तो आप एक महिला सीएम का नाम प्रपोज करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे? भाई देश में हिजाबी पीएम की बात की जाती है, भाई महिला अधिकारों की बात हो रही है। बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगी, ये बिल्कुल बनेगी। एक दिन हिजाब पहले ना एक दिन मत कहिए, एक दिन मत कहिए। तेलंगाना के इलेक्शन में एक महिला को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे आप? जरूर नाम रोशन करेगी देश का। अरे कौन कह रहा है कि नाम डुबो रही है? मैं आपसे सवाल क्या पूछ रही हूँ, आप जवाब क्या बता रहे हैं मुझे? आपने बोला तेलंगाना के अंदर करेंगे क्या, नहीं तो आने तो तेलंगाना का चुनाव आएगा तो आपसे डिबेट के अंदर बताएंगे। फिलहाल तो जरा गुजरात, नहीं अभी तो आपको बोलने भर से अभी तो आप बोल नहीं पा रहे हैं, कह ही नहीं पा रहे हैं इसके जवाब में। मैं तो बोल रहा हूँ, जवाब तो दे रहा हूँ आपको। नहीं आप ये कह रहे हैं कि एक दिन आएगा। सर वो एक दिन कब आएगा? आपके ओपोनेंट यही तो सवाल पूछते हैं। जब आपकी राजनीति की बात की जाती है तब आप कहते हैं एक दिन ऐसा होगा, एक दिन वैसा होगा, और दूसरों को आप कहते हैं कि दूसरों से आप सवाल पूछते हैं। तो इसीलिए तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना। हिंदुस्तान का हिस्सा है ना अदिति जी, तेलंगाना भी हमारे भारत देश का हिस्सा है। इसे लेकर कंफ्यूजन किसके मन में है? इसे लेकर किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है वारिस पठान, इसे लेकर किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए एक जवाब लीजिए निशांत रावल से, एक जवाब ले लीजिए निशांत रावल से। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कौन करता है? यहां तो लग रहा है सभी कर रहे हैं, कौन पीछे है? आदिति जी, आपने सवाल दोनों पार्टियों को पूछा कि गुजरात में कौन से मुद्दों पे इस बार 2022 में चुनाव होगा। तो कांग्रेस पार्टी गुजरात में सरकारी यूनिवर्सिटियों की कमी की वजह से, एमबीबीएस की सीट की कमी वजह से, जो हमारे गुजरात के बच्चों को यूक्रेन पढ़ने जाना पड़ता है, वो मुद्दों पे हम लड़ाई लड़ने वाले हैं। आज देखिए गैस का सिलेंडर 1000 रुपए से 1100 रुपए से पार होने चला है, वो मुद्दे पे हम लड़ाई लड़ने वाले हैं। स्वच्छता अभियान में गुजरात का एक भी सिटी 2022 में एक भी सिटी टॉप नंबर पोजीशन पे, नंबर 1 पे नहीं आया, वो मुद्दे पे हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। गुजरात की एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की फॉर्च्यून 500 यूनिवर्सिटी में नहीं आती है, वो मुद्दे पे हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आज देखिए आटा, दूध, दही जैसी सामान्य चीजों के ऊपर जीएसटी की वजह से ये सारी चीजों में 70 to 80% इजाफा हो गया है और मध्यम वर्ग और गरीब की कमर टूट गई है। वो मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी आज लड़ाई लड़ने जा रही है। गुजरात के हर एक नागरिक को, श्रद्धा बहन बैठे उनको भी, वारिस पठान अगर गुजरात के नागरिक, गुजरात का अगर उनका वोटिंग कार्ड है तो उनको भी, हर एक नागरिक को 10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस मिले, ये राहुल गांधी जी का वचन है। ठीक है, यहाँ पर विकास की बात की जाती है। मैं दर्शकों से भी कहना चाहती हूँ, डिबेट्स में तो विकास की, सड़क की, पानी की डिबेट में, और रैलियों में कैसी बातें होती हैं सुन लीजिए। सोनिया मनमोहन सरकार थी 10 વર્ષ સુધી પાકિસ્તાનથી આલિયા માલિયા જમાલિયા ઘૂસી જતા હતા અને આપણા જવાનોના સર કાપીને માથા કાપીને લઈ અપમાનિત કરતા હતા। મગર કોઈનામાં હિંમત નથી કે પાકિસ્તાન સામે આંખ ઊંચી કરીને અવાજ કરે। નરેન્દ્રભાઈની સરકાર બની 2014 માં અને એ પછી પણ પાકિસ્તાને ઉરી ને પુલવામામાં હુમલો કર્યો। પાકિસ્તાનને યાદ ના રહ્યું કે સરકાર બદલાઈ ગઈ છે, કોંગ્રેસની નથી ભાઈ, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે। અને મૌની બાબા મનમોહન સિંહ વડાપ્રધાન નથી, નરેન્દ્ર મોદી વડાપ્રધાન છે ભાઈ। 10 દિવસની અંદર નરેન્દ્રભાઈએ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક અને એર સ્ટ્રાઇકના હુકમો કર્યા અને પાકિસ્તાનના ઘરમાં ઘૂસી આપણા જવાનો બદલો લઈને સહી સલામત પાછા। ये लड़ाई वास्तव में राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोध का है, विकास बनाम विनाश का है, राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद का है, देश के सम्मान बनाम देश का विरोध करने वालों के बीच में हो जाता है। और गुजरात से
से ज्यादा इसको कौन समझ सकता है? मुझे नहीं समझ में आ रहा आजकल राहुल गांधी तोड़ने निकले कि जोड़ने निकले। भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी बात है, आपको सिर्फ आप लोग भूल जाते हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूं। दिल्ली में जेएनयू में नारे लगे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है। लगे थे कि नहीं लगे थे? लगे थे कि नहीं लगे थे? ये अफजल कौन है? ये अफजल वो है जिसने पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड था। भारत के पार्लियामेंट पर जो अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड था। और कातिल कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने फांसी सुनाई थी। कातिल कौन हो गया? प्रणब मुखर्जी, भारत का राष्ट्रपति, जिसने उस जजमेंट को अपहेल्ड किया था। और हमारे राहुल जी दूसरे दिन जेएनयू में चले गए। मत घबराओ, कंधे से कंधा मिला के हम तुम्हारे साथ हैं। वहां क्या नारे लगे? भारत के होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं, ये आजकल जोड़ने निकले। तो देख लीजिए, बयानबाजी भी हमने आपको दिखाई है और साथ ही डिबेट में क्या बातें हो रही है वो भी सब देख रहे हैं। मेरे सहयोगी दीक्षित सोनी लगातार बहुत पेशेंटली सारे गेस्ट को यहाँ पर सुन रहे हैं। एक तरफ वो जो समीकरण है कास्ट और जातीय समीकरण, और दूसरी तरफ धार्मिक समीकरण। यहाँ पर दीक्षित सोनी डिबेट में जिस तरह विकास की बातें, रोजगार की बातें, सड़कों की बातें, आगे ले जाने की बातें, लेकिन हम देखते हैं कि जब नैरेटिव जो है ग्राउंड पर वो तो कहीं और ही जा रहा है। बिल्कुल अदिति जी, हमेशा से ही चुनाव में मैंने यहाँ गुजरात में देखा है। मैंने 2002 से चुनाव, यहाँ के विधानसभा चुनाव को मैंने देखा हुआ है। जहाँ मुद्दों की बात आती है, मुद्दे तो लेकर दोनों पार्टियां, प्रमुख पार्टियां, हमारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मुद्दे लेकर आती है, बट उन मुद्दों के पीछे कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण है, वो अहम भूमिका निभाते हैं। और जातिगत समीकरणों के आधार पर ही राजनीति और रणनीति दोनों तय की जाती है। इस बार 2022 के चुनाव की भी बात अगर हम करते हैं तो सबसे अहम एक सवाल यह भी खड़ा होता है, जो निशांत भाई को मैं पूछना चाहूंगा कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी यहां पर शासन में है और आपके पास उनके खिलाफ इतने मुद्दे होने के बावजूद भी आप क्यों सत्ता में नहीं आए आज तक? और यही एक सबसे बड़ा सवाल है जो 2022 में भी पूछा जा रहा है। दूसरा सवाल मैं श्रद्धा बहन से भी ये पूछना चाहूंगा कि श्रद्धा जी, अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है तो पिछले 2 चुनाव में या उसके आगे भी विधानसभा चुनाव में किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अभी तक टिकट क्यों नहीं बांटा गया? अब नतीजा साफ है अति जी, मेरा यही कहना है कि बातें और मुद्दे चाहे कहीं भी हो, कैसे भी हो, बट जब बात वोट की आती है तब कहीं ना कहीं रणनीति डिफरेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले निशांत जी आपका जवाब, उसके बाद श्रद्धा जी आपका जवाब। हालांकि श्रद्धा जी से सवाल मैं पहले ही पूछ चुकी हूँ, निशांत जी से भी पूछा था, क्योंकि जब असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं, इन पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी 27 साल से इसीलिए है गुजरात में क्योंकि कांग्रेस पार्टी है। अदिति जी किसी भी तानाशाही शासन का अंत आने में थोड़ी देर लगती है। देखिए, मैं कांग्रेस का रिस्पॉन्सिबल प्रवक्ता हूं। मैं आपको बहुत ही क्लियरली बोलना चाहता हूं कि लास्ट टाइम के चुनाव में हमारे 41.4% वोट शेयर था, बीजेपी का 49%। सिर्फ 7 से 8% वोट शेयर की वजह से थोड़ा सा कच्चा कटा था और हम सरकार नहीं बना पाए थे। उसका मतलब ये नहीं होता कि कांग्रेस का कार्यकर्ता का मनोबल मजबूत नहीं है। दिन प्रतिदिन हम 27 साल से विरोध पक्ष में है, फिर भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। दीक्षित जी, हमारे हर एक कार्यकर्ता के ऊपर सेंट्रल जेल के बहुत बड़े बड़े केसेस है, हमारे ऊपर बहुत राजकीय केसेस किए गए हैं। मुझे शो क्लोज करना है जल्दी से। एक कमेंट श्रद्धा जी आपका, जो सवाल मैंने भी पहले आपसे पूछा था, मेरे सहयोगी ने भी फिर आपसे वही पूछा, जल्दी से आपका जवाब, 20 सेकंड का वक्त है। अदिति जी, मुख्तार अक्सी नकवी जी जो हैं और शहजाद जी जो हैं, और इसके पहले एक गवर्नर भी जो है वो मुस्लिम महिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाई गई है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिर इस तरीके से नाम लेने बैठेंगे तो दीक्षित जी मैं आपको नाम तो 10-12 गिनवा ही दूंगी। बात ये नहीं है कि 10-12 नाम गिनवा देने की, बात ये है कि इस चीज को हम मन से मानते हैं या सिर्फ दिखावा करते हैं। हम मन से मानते हैं कि 125 करोड़ भारतीयों का देश है, हम विनम्रता से सबका साथ सबका विकास बोलते हैं। विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया है अदिति जी, जहां पे विनेबिलिटी लगेगी तो वहां पे उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमारे मुस्लिम भाई जो है मंत्री हैं
मोहसिन रजा है और ये सब कुछ मैं नाम ले सकती हूँ, जहां पे विनेबिलिटी क्राइटेरिया में वो सूट होंगे। ठीक है, आप कह रही हैं कि भारतीय जनता विनेबिलिटी पार्टी पर उनका डिपेंड ध्यान करता है। रखेंगे। ये शो हमें क्लोज करना। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।